कि हर बंदे ने बोला, वो पूछोगे ना किसी टेलीमार्ट, गोल्ड प्लेटेड फ़ोन वाले, ब्रांड इक्विटी किसकी ज़्यादा है? नाइकी। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? नाइकी पसंद है। जो नाइकी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको भी नाइकी पसंद है। अब वो एक बंदे ने 3 लाख की पेमेंट की हो और 48 घंटे तक मैं उसको हवा में लटका दूँ, सही दुनिया में 1 मिनट के अंदर रिवर्सल होता है। बड़े से बड़े ऑनलाइन स्टोर से मैंने दुनिया में खरीदा है, ऐसे रिवर्सल नहीं होता है, रिवर्सल फॉरन हो जाता है। प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी का है कि वो इस तरह ही चल रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? जाएगा कोई और दूसरी गवर्नमेंट का बंदा आ जाएगा, कोई वो गन लगा के लिटरली ऑफिस में स्टेप इन कर जाते हैं, क्योंकि मुझे कानून पता था ना कि वो एक थाने का दूसरे थाने की हदूद में बगैर लिखे हुए आ ही नहीं सकता। मेमन्स सारे इंडिया के थे, पाकिस्तान आके शिफ्ट हुए हैं। प्लस उनको एक चीज़ है कि मेमन्स जो है ना वो प्लेयर्स होते हैं, सही है, कारोबार प्लेयर्स का काम है। तकरीबन मेमनों ने इतना पैसा दुबई में डाला, जो दुबई का आपने बबल देखा था उसमें तकरीबन मेमनों का पैसा था, आपको पता है बात। सारे बच्चे बाहर से पढ़ेंगे, जो बाहर से पढ़ के आएंगे पहले 2 साल नौकरी करेंगे। मैं लोगों को जानता हूँ वो 1-1 साल की 2-2 अरब रुपए की चैरिटी करते हैं। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Our guest today is the founder and CEO of Telemart, Ahmed Rauf Issa. Thank you, sir. Thank you for having me. अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा बताएं कि जो भी हम ऑफेयर डिस्कस कर रहे थे, आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। आपकी वालिद साहब की एक मोबाइल फ़ोन की बिज़नेस थी एंड वहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पे आप आज खड़े हुए हैं वहाँ तक जाते हैं, ताकि एक आइडिया भी हो। इसमें 2 चीज़ें जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो जो इवॉल्विंग ई कॉमर्स मार्केट है, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली बिजनेसेस हैं, लेगेसी बिजनेसेस होते हैं, उनको वो इवॉल्व नहीं करते और वो फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टेक्सटाइल में थे, बहुत सारे लोग इसमें थे उसमें थे और वो डाई डाउन हो जाती हैं। आपने इवॉल्व तो खैर नहीं, रेवोल्यूशनाइज ही बिल्कुल ही चीज़ टेढ़ी होगी, लेकिन ईथॉस तो वही है ना, सिमिलर टू जो आपके वाले साहब ने किया था। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि आपके वाले साहब की क्या बिज़नेस थी और फिर आप क्या बिज़नेस करते हैं। यार मेरे जो फादर हैं, सही है, मेरे फादर का नाम है अब्दुल रऊफ ईसा, सही है, सिमिलर टू व्हाट माय नेम इज़ अहमद रऊफ ईसा, तो बड़ा सिमिलर लगता है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग इन 1991। एक उन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम स्टार्ट किया, उससे पहले उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरी की है, सही है। दाऊद ग्रुप बड़ा मशहूर है, तो उसमें यामाहा उनके पास होती थी, तो ही वॉज वर्किंग देयर। और उसके साथ साथ उसी टाइम पे भी काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा यार मैं कुछ, द फैमिली वी बिलोंग टू इज मेमन, ठीक है, तो मेमन्स जो है उनके अंदर एक कीड़ा, मैं कहता हूँ होता है हमेशा ना, कि कुछ ना कुछ करना है इनमें, सही है। तो एक चीज़ बिल्डअप थी कि हाँ यार मुझे कोई कारोबार करना है, तो ही वाज ट्राइंग स्टाफ कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। एक ऐसी चीज़ थी जो उनको लगा कि यार ये क्लिक कर गई है, वो था मोबाइल फ़ोन्स। 1991 में उन्होंने काम स्टार्ट किया। मेरी अपनी पैदाइश 91 की है, सही है, तो इतनी पुरानी जो है वो बात कर रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन का काम आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको पता होगा कि बहुत सेलेक्टेड लोग थे मोबाइल फ़ोन का, तो प्राइवेट अगर कोई मंगवा रहा था मोबाइल फ़ोन तो पाकिस्तान के पहले आदमी थे मेरे वाले साहब। उससे पहले मतलब पहली मोबाइल फ़ोन आउटलेट भी जो प्राइवेट थी मेरे फादर ने खोली पूरे पाकिस्तान में। उससे पहले मोबाइल फ़ोन प्राइवेट नहीं बिकता था। फिर उन्होंने इंस्टा फ़ोन जो है उसकी डीलरशिप ले ली, 3 फ्रेंचाइज़ें हो गई थी। फिर उन्होंने मोबिलिंग की ली, फिर पाकटेल की ली, और इन बिटवीन जो है 96-97 में उन्होंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ बनाई, जो आपको आज हर बंदा दिखता है कि उसने भी मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ बना ली है, उसने भी मोबाइल फ़ोन। तो 96-97 में ताइवान से बनाई थी, शटल के नाम से। अच्छा, तो वो रैपिड चार्जर उस टाइम पे, क्योंकि वो ओवरनाइट चार्जर होते हैं, जल्दी चार्ज कर देते फ़ोन को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जल्दी पावर बैंक का सीन नहीं था, और मोबाइल फ़ोन चार्ज करने लगाओ तो पूरा दिन पड़े होते थे। तो रैपिड चार्जर, मोबाइल केसेस, इस तरह के। तो आज आप जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स देखते हैं, सही, जो उस टाइम पे भी थे, तो वो मोबाइल फ़ोन मेरे फादर से खरीदते थे, सही, क्योंकि ये मिलता नहीं था। वो करते करते उन्होंने बोला यार मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के साथ बिकता था, तो कनेक्शन के लिए इंस्टा फ़ोन भी इनका, मोबिलिंग भी इनका, सारी चीज़ें, तो कनेक्शन के साथ फ़ोन बेच रहे थे। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन प्राइवेट आउटलेट्स खोली मोबाइल पॉइंट के नाम से, और जब काफ़ी सारी आउटलेट्स हो गई, उनको लगा यार अब मुझे मैनेज नहीं हो पाएंगी, उसको एज अ कंपनी में लॉन्च करता हूँ। फिर उन्होंने इन द ईयर 2000 उन्होंने उसको एज अ कंपनी लॉन्च किया, एज फाउंडर चेयरमैन उन्होंने उस कंपनी को लीड भी किया। फिर वो कंपनी का नाम था यूनाइटेड मोबाइल। यूनाइटेड मोबाइल चली हम सबके सामने, हम बचपन में हमने तो बहुत ज़्यादा हमारे अब्बा के नाम से भरम भी कराए, सच्ची बात है। तो वो यूनाइटेड मोबाइल वॉज टचिंग पीक, सही है। वो एक टाइम पे मीना रीजन के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में था, सही, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा। इसके बाद एक टाइम पे यूनाइटेड मोबाइल जो है वो यूनिलीवर पाकिस्तान से भी बड़ा था, सही है, और बिलियंस में सेल थी, पागलों की तरह सेल होती थी। और पहली ऐसी कंपनी थी इसको नोकिया ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर की,
ऑफर की कि यार आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। फिर कस्टमर केयर, आपने पहली दफ़ा देखा होगा, आज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का किसी को पता नहीं होता कि वारंटी किसकी है। उस टाइम पे वारंटी को एज अ ब्रांड पुश किया गया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में कि वारंटी और ब्रांड, लोग कहते थे मुझे यूनाइटेड की वारंटी चाहिए। और ऐसा भी हमने भी टाइम देखा है, और नॉर्मली भी जो रिसर्चेस थी लोग ये कहते थे यार अगर 5 लोग को पकड़ो ना तो उनमें से बस 3 के पास जो यूनाइटेड का फ़ोन निकलता था। तो ये, और लोग जाके मांगते थे, प्रीमियम देते कि यूनाइटेड की वारंटी वाला फ़ोन चाहिए। तो वो एक ज़रा नया कॉन्सेप्ट था, उसके साथ काम किया, सर्विस सेंटर्स बनाए पूरे पाकिस्तान में कि यार कस्टमर को। और मैंने वो चीज़ भी देखी, आपने भी देखी होगी कि आप अपना फ़ोन ख़राब लेके जा रहे हैं तो वो आपको एक लोनर फ़ोन देते थे, उसको कहला, वो लोनर फ़ोन कहलाता था कि आप फॉर एग्जांपल N91 यूज़ करते हुए आ रहे हैं और आपका ख़राब हो गया है, उन्होंने आपसे फ़ोन लिया, बोला हम इसको रिपेयर करते हैं, और इक्विवेलेंट फ़ोन आपको जो आपकी हैसियत के हिसाब से ही वो आपको एक लोनर फ़ोन देते थे जब तक आप ये यूज़ करें, ताकि ये जब तक हम सही करें। तो उस लेवल की सर्विस दे रहे थे। फिर 2012 में जो है वो पार्टनर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड कंपनी डिज़ोल्व हुई, फादर अलग हुए। इसके बाद हमने बोला यार कि मैं बड़ा हूँ घर में, सही है। तो मैंने बोला यार, मैं उस टाइम CBM में पढ़ रहा था, मेरा 2nd-3rd ईयर चल रहा था बैचलर्स का। तो मैंने बोला यार कुछ करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है मोबाइल फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ फ़ोन देखे। मैंने आँख खोली है तो जैसे लोग खिलौने देखते हैं ना बच्चे, ऐसे हमने फ़ोन्स देखे हैं। तो ये हमें हर टाइम फ़ोन, नोकिया वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहा है फ़ोन लेके। फिर एरिक्सन, वो सोनी एरिक्सन के वो थे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मोटरोला के, iMate के, तो वो सारे फ़ोन्स हमें मुस्तकिल हमारे टेबलों पर घर में दिखें, सही है। तो वो सारे फ़ोन्स हम देखते थे, बड़े हुए हैं, तो हमने बोला फ़ोन्स बेचेंगे। और फ़ोन की आप होलसेल जब करते हैं ना, तो फ़ोन की होलसेल एक बड़ा देसी काम है, हद से ज़्यादा देसी काम है। हम बन रहे थे बिजनेस ग्रेजुएट्स, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो वैसी बर्गर यूनिवर्सिटी मशहूर थी, सही है। तो अब हमसे एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था ना, हम अपने आप से कर रहे थे। हम सदर में, अब सदर कराची में सदर है, हम मतलब सदर में बैठ के होलसेल करेंगे, हम उन लोगों को माल बेच रहे होंगे जो गुटके खा के आ रहे होंगे, यार ये दे दो या वो दे दो। तो मतलब यार ये हमसे हो नहीं पाएगा। बट देन अगेन हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम किया कि हम सदर में भी कर रहे थे, वहाँ लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमने जितने बड़े उस टाइम के ई-कॉमर्स प्लेयर्स थे, जिनके मैंने आपको कुछ के नाम भी लिए, तो उन सब के हम होलसेलर बन गए, हम वेंडर बन गए उन सब के। हमने बोला आप सब हमसे खरीदा करें। तो उन सब ने हमसे खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वहाँ पे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट उनको भी मिल रहा था कि हम फुल साइज़ एक लेविश वो जो है ऑफिस लेके बैठे हुए थे वहाँ पे अलग से, बहुत दूर सदर से। तो हमने बोला हम आराम से बैठेंगे, आप यहाँ आएँ। उनको भी हमने एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया। हम सब जो है हम होलसेलर बन गए, उन सब के वेंडर बन गए, सेलर्स बन गए। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि यार मैं चूँकि 2009-10 से ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, सही है। 2009-10 से मेरे पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट भी है, सही है। तो उस टाइम से मैं Amazon.com का, फिर मैंने बोला यार दुनिया जहाँ मैं eBay से खरीद रहा हूँ, मैं इवन फ्लिपकार्ट इंडिया से खरीदता था, सूक से खरीद रहा था, स्नैपडील से मैंने खरीदा है, लजाडा से खरीदा है, अमेज़ॉन के अलग अलग वो जगहों से खरीदा है। तो मैंने बोला यार अब ये जो दुनिया मैं देख रहा हूँ ना ई-कॉमर्स की, वो बहुत अलग है। जिनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना एज वेंडर, ये बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। क्या डिफरेंस है यार? देखिए, होता पता है क्या है कि 2 तरीके होते हैं। एक होता है दुकान चलाना, एक होता है ब्रांड चलाना। तो वो ये वाला गैप दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था कि सब दुकानें चला रहे हैं, ये मुझसे खरीद लो, ये मुझसे खरीद लो। फेसबुक पेजेस भी देखें तो ना उस पर लाइक्स है ना कुछ है, ऐड चल भी रही है, तो ये मुझसे खरीद लो इतने का हो गया, ये मुझसे खरीद लो इतने का हो गया। ना वहाँ पे कोई ब्रांडिंग दिख रही है, ना वहाँ पे कोई मार्केटिंग अच्छी दिख रही है, ना कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ना कोई CSR है, कोई चीज़ नहीं दिख रही अच्छी। तो हमने बोला यार यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है। 1-2 लोग अच्छा काम कर रहे थे। केमू उस टाइम पे अच्छा काम करता था, केमू उस टाइम पे सबसे बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान के ई-कॉमर्स में, सही है। तो हमने बोला यार, लेकिन केमू क्या बेचता था? केमू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेच रहा था, रेप्लिकास बेच रहा था, इस तरह की चीज़ें बेचता था, है ना, जो सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचता था। केमू का स्टार्ट से ये एजेंडा था। तो हमने बोला यार ये हमारे पास स्पेस है कूदने की, हम यहाँ कूदते हैं। हमने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया। फिर हमने बोला यार हम करते हैं। अब देखिए, एक ई-कॉमर्स बायर होना, एक ई-कॉमर्स कंपनी चलाना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, जाहिर है। सही है। जब हम स्टेप इन किए ना, अब हमें टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे फ़ोन अच्छा लगता है, मुझे लैपटॉप अच्छा लगता है, मुझे कैमरा अच्छा लगता है। अच्छा लगना अलग बात है, कहाँ से सोर्स होता है, किस प्राइस पे होता है, किस तरह बिकता है, मार्केटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ऐसी बात, आप एक 21 साल के बच्चे से ये चीज़ें नहीं कर सकते यार उसको सब पता हुआ। चमाटे भी खाएं, बेवकूफ़ भी बने, जो कि बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके मुल्क में। सब ने बेवकूफ़ बनाया, कर रहे हैं काम। लेकिन एक टाइम के बाद हमें ये समझ आना शुरू हुआ कि यार हम जो चीज़ करना चाहते हैं ना, वो हम एक प्रीमियम लग्जरी ई-कॉमर्स ब्रांड बनना चाहते हैं। प्रीमियम लग्जरी क्यों बनना चाहते थे? उसका रीज़न ये था कि मैंने आज तक ये देखा है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि आप हमेशा किसी भी ब्रांड को फॉलो करते हैं ना, वो प्रीमियम ब्रांड होता है, सही है। भले वो कम बेचता हो,
सही है। नाइकी कम जूते बेचता है, बाटा ज़्यादा बेचता होगा, सही है, एरोसॉफ्ट ज़्यादा बेचता होगा, सही है, लेकिन ब्रांड इक्विटी किसकी ज़्यादा है? नाइकी की। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? नाइकी पसंद है। जो नाइकी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको भी नाइकी पसंद है, सही है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला हम एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टैप करते हैं, जो कि मुश्किल काम है टैप करना, क्योंकि देखिए एक तो ई कॉमर्स पे बायर वैसे ही नहीं होता, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था, आज भी कम है। तो हम ये कहते हैं पहले ई कॉमर्स बायर नहीं है, उसके बाद हम उस बंदे को टैप करना चाह रहे हैं जो हमसे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख का आइटम खरीद रहा हो। उस टाइम पे पोस्ट डिज़ाइन आता था ब्लैकबेरी का P9982 83, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन। उस टाइम पे 1.5 लाख बहुत बड़े होते थे, जब आईफोन 70,000 का होता था, सही है। तो उस टाइम पे हम बोल रहे हम 1.5 लाख का फ़ोन बेचना शुरू कर दिया हमने। उसका रीज़न क्या बना? हमने एक फ़ोन लॉन्च किया था विच वॉज गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स। हमने बोला हम गोल्ड प्लेटेड आईफोन बेचेंगे, सही है। हमने एक बेचा भी इत्तेफाक से, वो मेरे पड़ोसी को चाहिए था, उसी से हमें आइडिया मिला, मैंने उसके लिए बनाया, हमने लगा के हमने एक शूट कर लिया। हमने बोला यार लगा के देख लेते हैं। हमने वो लगाया, इतना अच्छा उससे हमें आई बॉल्स मिले ना कि हर बंदे ने बोला, वो पूछोगे ना किसी टेलीमार्ट गोल्ड प्लेटेड फ़ोन वाले, वो वाली एक चीज़ बिल्डअप। और गोल्ड प्लेटेड का मतलब ये होता है आपने दिमाग में बिठा लिया प्रीमियम ब्रांड है, सही है, वरना कौन सोने का फ़ोन बेच रहा है, सही है। उससे एक और चीज़ क्या बेनिफिट मिला हमें कि आपके सारे MNAs, MPAs, बड़े बिजनेस टाइकून्स, इवन प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, प्रेसिडेंट की फैमिली, जितने लोग थे सब हमसे खरीद रहे थे। वो नॉर्मल गोल्ड प्लेटेड फ़ोन्स भी खरीद रहे हैं, इसके अलावा चीज़ें भी खरीद रहे हैं हमसे। तो हुआ ये कि हम उस सर्कल में इन हो गए जहाँ हम होना चाहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई 17 के आसपास, 16-17 में। 2014 में मैंने ऑनलाइन के साथ साथ एक रिटेल आउटलेट भी स्टार्ट की थी, एक रिटेल आउटलेट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिटेल लैंडस्केप, सही है। मेरे फादर का एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है, सही है। मैं फादर से समझ सकता हूँ, सही है। लेकिन आज क्या चीज़ हो रही है मार्केट में, मार्केट मुस्तकिल इवॉल्व होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेल स्टोर बना लिया और सदर में बनाया, जहाँ पे गढ़ है मोबाइल फ़ोन का, स्टार सिटी एक मॉल है वहाँ पे। कि हमने बोला यार यहाँ से जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पे ट्रैफिक कितना है लोगों का, और अड्डा है पूरे कराची का, और कराची पूरे पाकिस्तान का। तो हमने ये बोला कि यार ये यहाँ से हम सीखते हैं। 2017-18 में हमने अपने आप को एज अ ब्रांड, जब हमें लगा कि हमने अपने आप को कहीं हम पॉइंट पे एक पहुंच गए, लोग हमें जानते हैं, सही है। आज फिर हमने बोला यार अब हम फ्रेंचाइज बेचना शुरू करते हैं। रिटेल को हम समझते हैं, सही है, फिजिकल आउटलेट्स को हम पूरा समझ गए, हर तरीके से माइंडसेट हमें पता है लोगों का क्या है, सही है। ई कॉमर्स हमें पता है, ब्रांड हमने कुछ बना लिया है थोड़ा बहुत, अब हम रिटेल, फिर हमने रिटेल में स्टेप इन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बैठे हैं तो हमारे 26 स्टोर्स हैं 19 शहरों में, और अल्लाह ने चाहा तो अगले 1 महीने में 4-5 और खुल रहे हैं। तो हम उस चीज़ को हमने बिल्डअप किया कि एक था लेगेसी बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, वो कोलैप्स करता है किसी एक वजह से, लेकिन हमने बोला यार हम इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करें। और हमने इतने कम पैसों में, आपसे मैंने लास्ट बात भी की, तो इतने कम पैसों में हमने इस तरह एक बिज़नेस को क्रिएट किया कि जहाँ हमें पता है हमने पैसे निचोड़ के आराम से लीन रह के अपने आप को, जिस तरह आजकल आप एक कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स लोगों के देख रहे हैं कि जो टेक में आ रहे हैं कि पैसे उड़ाए जा रहे हैं, हमने उस तरह नहीं अपने आप को बिल्डअप किया। हमने एक हार्डकोर बिजनेस बिल्डअप किया जो हम सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं। आज इसी वजह से 9 साल हो गए सस्टेनेबल बिजनेस को। आपने कभी फंडिंग तो नहीं रेज की ना? अभी तक नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इन पाइपलाइन। अच्छा, तो आपने ये 9 साल सेल्फ फाइनेंस किया उसको। अच्छा, और इसमें एक वजह लीन रहने की ये थी कि आप मॉडल्स टेस्ट आउट करना चाह रहे थे। मतलब ई कॉमर्स पाकिस्तान में एक बड़ी कैची चीज़ तो है, लेकिन किसी ने एज सच, मतलब एज ए यूज़र, मैंने ई कॉमर्स में काम तो नहीं किया हुआ, बट एज ए यूज़र आपको एक फील आती है जैसे कि इट्स नॉट द सेम, राइट? मतलब चीज़ें टाइम पे नहीं आ रही हैं, गलत चीज़ें आ रही हैं, ये कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है। इज़ दिस स्पेस, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस स्पेस को टैकल करना दुनिया में भी बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में तो आई एम श्योर उससे भी मुश्किल होगा, क्या वो चीज़ें हैं जो मेक इट हार्ड टू बी एन ई कॉमर्स प्लेयर इन पाकिस्तान? देखिए, ई कॉमर्स इकोसिस्टम का नाम है, सही है। एक B2B प्लेयर होता है ना, कि बैठे हुए हैं आप, बिजनेस से काम कर रहे हैं, बिजनेस फिर सेंसिबल लोग बैठे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे होते हैं, है ना, काम कर रहे होते हैं आप, और आपको पता होता है मेरे हाथ में और मैं उससे डील कर रहा हूँ, कोई बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। वेयरएज जब हम एज अ प्लेयर, ई कॉमर्स प्लेयर, खासकर मार्केट प्लेस, सही है, मेरा तो ई कॉमर्स में भी सबसे गंदी जो गेम होती है वो मार्केट प्लेस होती है, जहाँ मैं बैठा हूँ, सही है। क्योंकि जहाँ आप हज़ारों सेलर्स से काम कर रहे होते हैं, लाखों प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, फिर आपके मुल्क में माशाल्लाह जिस तरह के मसला, मैं आपको मसले मसाइल गिनाता हूँ, सही, ई कॉमर्स प्लेयर क्या फेस करता है। पहली चीज़, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजिकल आपके फ्लॉज होते हैं। कितनी दफ़ा आपकी अपनी रिसोर्स भी इंसान के बच्चे हैं, सही है, प्लस शायद कितनी दफ़ा वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं होते, वो गलतियाँ कर देते हैं, वो भंड होता है। फिर आपके अपने लड़कों के भी कभी भंड हो जाते हैं, सही है। कितनी दफ़ा आपके अब जब कोरियर पार्टनर्स आप यूज़ करते हैं, मैं पूरे देखिए मैं UAE में नहीं हूँ कि एक छोटा सा मुल्क है,
मैं अपनी फ्लीट रख लूँ शायद, और मैं एक प्रोबेबिलिटी बना लूँ कि इतने शहर हैं, हर शहर में इतनी इतनी तो मेरी कोरियर वो इतने इतने पार्सल होते हैं, मैं अपनी फ्लीट बना लेता हूँ। मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, सही है, पाकिस्तान में इतना बड़ा लैंडस्केप है, सही है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोरियर को दो, कोरियर को देंगे, वो डिले भी करेगा, वो तोड़ेगा भी, वो मुस्तकिल तोड़ेगा पार्सल आपके, वो खोएगा भी, वो पार्सल अंदर से रिप्लेस भी करेगा, वो आपको पेमेंट टाइम पे नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। और वो सारी चीज़ों को कौन बेयर करता है? हम बेयर करते हैं। गलती तो आपकी है ना? गलती मेरी है, सही है, कस्टमर को लेट मिला, गलती मेरी है, सही है। मैंने आपको अभी बताया केस फाइल किया कस्टमर ने इस वजह से कि लेट मिला है, वो किसकी गलती थी? कोरियर की थी, मेरी तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्डअप होती हैं, तो कोरियर गलतियाँ करता है। फिर पेमेंट गेटवे, सही है, अब मैं मल्टीपल पेमेंट गेटवेज के साथ, सारे बड़े पेमेंट गेटवेज के साथ काम करता हूँ पाकिस्तान के, सही है। मैं नॉर्मल लोगों के साथ काम भी नहीं करता, इसीलिए कि मुझे पता है कि ये भंड मार सकते हैं, तो मैं बड़े प्लेयर्स के साथ काम करता हूँ। उसमें भी ऐसा होता है कि पेमेंट गेटवे रिवर्स करने में 3-3 महीने लगा देता है कस्टमर की रिफंड। अब अगर कस्टमर रिफंड 3 महीने बाद मिल रहा है, गलती किसकी है? मेरी है। सोशल मीडिया पे कौन ख़राब होता है? मैं ख़राब होता हूँ, सही है। कितनी दफ़ा इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही उनके गेटवे पे, किसकी गलती है? मेरी गलती है। MDR वो 2.5% चार्ज कर रहा है, किसकी गलती है? वो भी मेरी गलती है, सही है। अगर एक तरफ हमारा पूरा, हम सारे लोग बैठ के कहते हैं हम कैश ऑन डिलीवरी को कम करना चाहते हैं, ये पूरा एजेंडा है आपके मुल्क में। आज भी मैं कहता हूँ बड़े से बड़े आप पॉलिसीज़ पे देखें तो ड्राफ्ट में आता है कि यार हम चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कम हो। कैश ऑन डिलीवरी कैसे रिड्यूस होगी? क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी पे एक चीज़ जो 1000 रुपये की है ना, या लाख रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, तो लाख रुपए की चीज़ जैसे ही वो प्रीपेड पे आता है ना, तो 1,02,500 हो जाती है, क्योंकि 2.5% उस पर MDR है, सही है। तो और इसके बाद क्या होता है, कैश, मैं हमेशा ये कहता हूँ कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो आपको जल्दी मिलता है, कार्ड पेमेंट आपको डिले मिलता है। हालांकि उसने प्री पेमेंट कर दी है, लेकिन प्री पेमेंट के बाद हर बड़े से बड़ा बैंक इस वक्त ही कहता है कि 48 आवर्स आपको होल्ड करनी है पेमेंट। 48 आवर्स में हम आपको नोटिफाई करेंगे कि अगर इसको रोकना है कि आगे जाने देना है। सारे बैंक्स कहते हैं, रिटन है मेरे पास। आपको अगर बैंक कोई बोले ना कि यार नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहते, मेरे पास रिटन है सारे बैंक से, मैं लेता हूँ, सही। वो इसीलिए लेता हूँ कि कल को कस्टमर मेरे पास आता है ना, मैं कहता हूँ सर बैंक की पॉलिसी मेरी नहीं है। 48 आवर्स हम उसको रोकते हैं कि सर रुक जाएं। अब वो एक बंदे ने 3 लाख की पेमेंट की हो और 48 घंटे तक मैं उसको हवा में लटका दूं पैसों के लिए, आप ऐसे कस्टमर सोचें आपका क्या एक्सपीरियंस होगा? और एक्सपीरियंस किससे खराब होता है या नहीं पेड है, हो गया या नहीं हुआ, उसके पैसे कट गए, लेकिन टेलीमार्ट कह रहा है मुझे नहीं पता सर, मुझे बैंक ओके करेगा तो बताऊं। आप पागल हो जाएंगे ऐसे कस्टमर, सही है। और वो कौन बेयर करता है? मैं बेयर करता हूँ। कस्टमर को फेस कौन करता है? मैं, सही। इस तरह के बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। कभी कोई कस्टमर स्टोर पे या आपके कोई ऑफिस वगैरह पहुंच जाते हैं, कुछ डेली बेसिस पे आते हैं कस्टमर्स, देखें मेरी ये पेमेंट थी, रिफंड नहीं हुई, हम अपना स्क्रीनशॉट देते हैं, हमने बैंक को चला दिया, ये देखें। अब आप बैंक से बात करें, सही है, बैंक 30 to 40 डेज मिनिमम लेता है, आपको पता है ये बात? रिवर्सल में 30 to 40 डेज, यार ये कौन सा रिवर्सल है यार? सही, दुनिया में 1 मिनट के अंदर रिवर्सल होता है। बड़े से बड़े ऑनलाइन स्टोर से मैंने दुनिया में खरीदा है, ऐसे रिवर्सल नहीं होता है, रिवर्सल फौरन हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 1 मंथ। इसके बाद देखें जिन वेंडर से आप डील कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अब लोग कहते हैं कि यार अमेजोन पे तो देखो सेलर्स भी तो हैं, पाकिस्तानी सेलर भी बेच रहे हैं, वो भी तो इंसान के बच्चे बन जाते हैं वहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए अमेजोन के पास एक डोमिनेटिंग पावर है, ईबे के पास एक डोमिनेटिंग पावर है। ईबे पे आप कोई गलत चीज़ बेचे ना, वो आपका पेपल अकाउंट डायरेक्ट ब्लॉक करता है, सही है। वो पेपल अकाउंट अगर ब्लॉक करेगा सारी ज़िंदगी आप नहीं खोल सकते, क्योंकि उस पर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा हुआ है, सही है। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ है आप डोमिनेट कर सकते हैं वेंडर को? नहीं कर सकते। वो दूसरे नाम से अकाउंट खोल लेता है, सही है। वो दूसरा एंटीएन बना के आपके पास किसी तरह घूम के आ जाएगा। और प्लस क्या होता है, हमें वेंडर की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं यार ये रहे वेंडर, फिर भी हम मुस्तकिल डेली बेसिस पे ब्लैकलिस्ट करते हैं। अब आपके मुल्क में फॉर एग्जांपल अभी के सिनारियो में और नॉर्मल सिनारियो में मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे प्राइस आपकी अपडेट होती है, डॉलर यूँ ऊपर नहीं चलता यूँ, सही है। अगर मेरा खासकर फोकस रहा हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स से, अब तो मैं फैशन हेल्थ केयर सब करता हूँ, अभी भी आज मेरी फोकस कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, सही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारा इंपोर्ट होता है, सब डॉलर के हिसाब से चलता है, सही है। हाँ, शाहजेब सईद का, एडन रोप का, इनके शर्ट पैंटें नहीं चलती इंपोर्ट से, सही है। उस पर इतना लंबा चौड़ा इफेक्ट आता भी नहीं, अगर आता भी होगा तो। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी यूं प्राइस, अब एक झटके में आपका डॉलर 15 रुपये ऊपर चला गया, 5 रुपये ऊपर चला गया, 5 रुपये मायने रखता है। इसके बाद होता है कि हज़ारों, अब मेरी करंट पोर्टफोलियो में 2.5 लाख प्रोडक्ट है इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक होगा 40-50 हज़ार, 40 हज़ार प्रोडक्ट एक झटके में अपडेट हो सकती है वेबसाइट पे? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सही है। मैं नहीं कर रहा, सेलर कर रहा है, तो मैं सेलर के पीछे पड़ता हूँ, भाई कर दे। वो कहेगा अच्छा दराज पे भी तो कर रहा हूँ मैं, इधर भी कर रहा हूँ, भाई रुक जाओ ज़रा। वो भाई अब जितनी देर उसने लगाई ना अपडेट करने में, उसमें डॉलर फिर ऊपर नीचे हो गया। और अगर उसने अपडेट कर भी दी, सही है, या बीच में जो उसको गैप मिला, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, हम कस्टमर के पास क्या बोलेंगे? सर सॉरी अपडेटेड नहीं, कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर, क्योंकि वेंडर तो मुझे उस प्राइस पे नहीं दे रहा। और फिर कितनी दफ़ा ये होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया,
सही है। अब वेंडर ने प्राइस अपडेट की हुई है, 25,000 का एक आइटम है, ऑर्डर प्लेस किया, हम वेंडर के पास क्या दे दो, वो कहेगा नहीं 27 का दूंगा भाई, शॉर्ट हो गया माल, या ये कलर नहीं ये वाला कलर है, कस्टमर को पिच करो जाके। अब मैं जब कस्टमर के पास जाता हूँ, पता है पहली चीज़ क्या कहता है, यार आपने इतना, आपको वेबसाइट अपडेट करने नहीं आती क्या? पहली चीज़ ही कहते हैं आप अपने आप को ऐसे आप लोग जाते हो भाषण कराते हो, वो लिटरली इतनी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देता है इस चीज़ में कि आप लोगों को कारोबार करना नहीं आता। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी का है कि वो इस तरह ही चल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। देखिए तकरीबन लोग, आप जो ऑनलाइन स्टोर्स आपको अचानक से आते हैं, अचानक से बंद हो जाते हैं। 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल से ऊपर नॉर्मली ऑनलाइन स्टोर जाता भी नहीं है। जो 3 साल से ऊपर गया ना, मैं कहता हूँ ये जंग लड़ चुका है, सही है। अब ये स्ट्रांग इनफ है, ये स्टैंड कर सकता है। मुझे 9 साल हो गए, मैं 9 साल में इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त, लेकिन इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का एक तरीका है, व्हेन यू आर इन अ B2C बिजनेस एंड इफ एज अ ओनर यू आर फेमस, सही है, ये आपके लिए पेन है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करेंगे, सही है। वो क्यों, आप कभी दुनिया में आपने देखा है अमेजोन पे कि कोई ऑर्डर लेट मिला हो, जेफ बेजोस को टैग करके बोले यार मेरा ऑर्डर नहीं मिला, नहीं होता। ये पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में होता है। ये जो आपका सब कॉन्टिनेंट रीजन है वो इस तरह होता है। आप इंडिया में भी जाके देखेंगे, इंडिया में भी यही चीज़ होती है, सही है। वहाँ पे इवन अमेजोन के साथ कस्टमर भी हमें चीट करता है, आपको पता है ये बात? डेली बेसिस पे कस्टमर हमें चीट करता है कि हम कहते हैं, वो कहेगा पार्सल में से ये निकला है, मैं उसको वैलिडेट कैसे करूँ, सही है। मैंने पैक किया। अब मेरे केस में अगर मेरे हेड ऑफिस से पैक हो रहा है, सही है, मेरा हेड ऑफिस में जो वेयर हाउस है ना, उसको मैं छावनी कहता हूँ। यूं 4 कैमरे 5 कैमरे मुंह पे लगे होते हैं, जिस पे जब रिकॉर्ड हो, पार्सल पैक हो रहा है ना, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है, सही है। तो मुझे पता होता है मैंने क्या डाला है। फिर हम भेजते हैं कोरियर को, ज़रा वैलिडेट करो, तुम्हारे लड़के तो नहीं कर दिया, सही है, क्योंकि उनके लड़के करते हैं, सही है। वहाँ पे भी वो इतनी बड़ी बड़ी फ्लीट है, वो खुद भी नहीं कर सकते उसको मैनेज, सही है। वो वेरीफाई करते हैं, वो कहते हैं 24 से 48 घंटे में वेरीफाई करने मिलूंगा। अब देखिए जो 2 नंबरी है ना, वो वेट कर लेगा। जेन्युइन कस्टमर है ना, जिसने कुछ मंगाया था और कुछ और निकला है, वो हाइपर हो जाता है, सही है। हम उसको जब रिकॉर्डेड लाइंस पे भी बात कर रहे होते हैं, हम उसको ईमेल्स भी करते थे, सर टेंशन ना लें हम कर रहे हैं ना। लेकिन वो क्या होता है, वो इतना हाइपर हो चुका होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रोडक्ट आपने मंगाया था या 2 लाख का प्रोडक्ट मंगाया, अंदर से कचरा निकलता है, आप क्या करेंगे? आप हाइपर हो जाएंगे कि यार मैंने तो पैसे भी दे दिए, मैं तो हवा में लटक गया, सही है। इवन टेलीमार्ट मतलब एक फुल साइज वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, फिर भी वो ट्रस्ट नहीं करेगा। जाहिर है, जब तक आपको मेरे पैसे वापस नहीं मिलते मैं तो नहीं, वो बोलेगा मुझे अभी चाहिए। और कितनी दफा हम कस्टमर को कहते हैं सर ये खराब प्रोडक्ट, या भाई टूटा हुआ नहीं है, रिप्लेस हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर खराब भी निकला है, सही, टेक प्रोडक्ट है, खराब निकल सकता है, हम कहते हैं सर वापस भेज दो हमें, हम आपको नया भेज दें। ताकि वापस इसलिए मंगवाते हैं कि उसको हम वैलिडेट तो करें कि सही कह रहा है, कि कंप्लेन है भी कि सही है प्रोडक्ट, क्योंकि अगर वो सही है, सही है, तो उसको कस्टमर को लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं वेंडर को ये कहता हूँ, वेंडर भी देखिए मेरा भाई है, सही है, वेंडर को मैं कहता हूँ कि इन केस कि अगर वो उसने कस्टमर ने हमने अटेम्प्ट किया, उसने लिया ही नहीं, तो आपको रिटर्न आएगा, या किसी मैल फंक्शन या खराबी पे रिटर्न आएगा, सही। अगर खराबी है ना, तो वेंडर कहता है अगर खराबी है ना, आप चेक कर लो, मुझे दे दो, मेरा है, उसका मेरा ही एग्रीमेंट है। और अगर खराबी नहीं थी और डब्बा भी खोल दिया, उसने यूज़ भी कर लिया, तो वो तो मेरे गले में आके फंस जाता है। वेंडर भी कहता है यार आपने तो मेरे से एग्रीमेंट साइन किया था। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है। और कस्टमर क्या कह रहा होता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये यूज़ वाला ख़राब वाला जो मेरे पास निकला है, आप मुझे दूसरा भेजो। मैं कैसे भेज दूँ? नहीं भेज सकते, मैं भेज नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, वो कहता है मैं यूँ कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर जाऊँगा। तो वी आर ऑलवेज मतलब उस जोन में होते हैं कि मैं कहता हूँ अंगारे पे बैठते हैं हम पूरा दिन, कि आज आप ये सोचें, मैं कहता हूँ नॉर्मली मुझे भी 1-2 लोग मिले बीच में, बोला यार आजकल मैं देख रहा हूँ टेलीमार्ट की 3-4 कंप्लेन मुझे दिख जाती है महीने की। मतलब मैं कितने हज़ारों पार्सल डिस्पैच करता हूँ, उसमें से अगर 3 कंप्लेन तो मैं महीने की दिख रही है, तो आप ये भी तो सोचो ना यार, हम कमाल क्या कर रहे होंगे कि 3 कंप्लेन आ रही है सिर्फ, सही। और अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट दिन का 5-5, 10-10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच का ब्रैकेट है इसका जो डिलीवर करता है पर डे फ्लिपकार्ट। उसका 2% भी लिख लें कंप्लेन हो तो कितने पार्सल बन जाते हैं, कितने हज़ारों लोग। तो वो लोग जाहिर सी बात है बस बहुत ज़्यादा मचा देते हैं। लेकिन होते हैं इश्यूज़ आते हैं। हमारे ऑफिस पे पुलिस वाला आके अचानक खड़ा हो जाएगा, हमारे साहब का फ़ोन था, सही है, वो उनको लग रहा है, एक दफ़ा हुआ साहब का फ़ोन है, उनको लग रहा है कि आपने नकली दिया है। हमने बोला लग रहा है क्या होता है? हम आपको एप्पल का स्क्रीनशॉट दिया, हमने बोला ये ले नॉन एक्टिव फ़ोन है, पहली दफ़ा साहब ने देखो ऑन किया है उस दिन, जिस दिन हमने इनको दिया है डिलीवर होने के बाद। वो कह रहे नहीं हमें लग रहा है। अब वो क्या है, अब कराची में वैसे भी है, तो अच्छी बात है, दूसरे शहरों में इतना नहीं होता, कराची में फिर होता है कि कोई आ जाएगा, पुलिस वाला आ जाएगा, कोई और दूसरी गवर्नमेंट का बंदा आ जाएगा, कोई वो गन लगा के लिटरली ऑफिस में स्टेप इन कर जाते हैं ताकि वो एक पैनिक सिचुएशन बना दें, हम डरा दें, हम किसी तरह बेनिफिट ले लें, या हम सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने की बात करें, बेनिफिट ले लें। तो जब कोई गन के साथ अंदर आता है तो आप लोग क्या करते हो? देखिए वी नो हाउ टू हैंडल,
सही है। पिछले 9 साल में अल्लाह का शुक्र है इतना तो हमें सीख लिया है कि हम लीगली बहुत साउंड है, सही है, अल्लाह का शुक्र है, सही है। प्लस मेरी कंपनी में कोई लीगल एलिगेशन नहीं है, मैं लॉ को बहुत क्लोजली जानता हूँ, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक पुलिस वाला आके बैठ गया, जो मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा था, उसमें वो SHO था एक थाने का, सही है। तो वो आया तो वो मुझे कह रहा है कि हमारे लड़कों ने हैंडल करने की कोशिश की, वो हैंडल नहीं हुआ, वो ऊपर से ही जा रहे थे। उसने मुझे, लड़के ने बोला भाई ये नहीं आ रहा हाथ में, आप आ जाओ। मैं उससे मिला ना, तो मैंने उससे पहली चीज़ बताई क्या पूछी, मतलब आप कौन से थाने के हो। उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई इससे बात पूछे, मतलब कौन से थाने को, उसने कोई थाने का नाम लिया। मतलब आपको पता है ना ये फिरोजाबाद थाना लगता है, मतलब आप एक थाने के हो दूसरे थाने की हुदूद में बगैर वहाँ पे एंट्री करे आए, मैं पूछता हूँ वहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं करी ना, इस बात पे मैं IG से कंप्लेन करूँ, वर्दी उतरवा दूंगा आपकी मैं। जब मैंने उसको ये बात बोली ना, वो ठंडा हो गया, क्योंकि मुझे कानून पता था ना कि वो एक थाने का दूसरे थाने की हुदूद में बगैर लिखे हुए आ ही नहीं सकता, और मुझे पता था वो ऐसे ही सिर्फ डराने, मतलब आप जो थ्रेट कर रहे हो ना यहाँ पे, ये तो DVR में रिकॉर्डेड है, आप आए हो, सही है, आप आए हो, आपने मुझे थ्रेट किया, मैं तो थ्रेट पे FIR भी बनती है आपकी, सही है। तो अब मुझे कानून पता है, तो वो मुझसे बैकआउट करेगा। अगर किसी को कानून नहीं पता और उसके वहाँ पे एक पुलिस वाला आए, इतने सारे बैजेस और फूल लगा के और गन लगा के, एक दफ़ा हमारे यहाँ पे कस्टमर आए लेके, 3 गने लगी हुई थी उसके, 2 यहाँ पे 1 पैर में, 3 गने लेके कह रहा है मेरा सैमसंग का प्री ऑर्डर था, आया नहीं आज फ़ोन, तो मुझे दे दो। वो इस स्टाइल में आया था। अब प्रॉब्लम क्या है, सैमसंग ने प्री ऑर्डर की एक डेट दी, सही है, सैमसंग ने उसको आगे कर दिया, सैमसंग ने इस दफ़ा भी आगे किया, हर दफ़ा करता है आगे, लेकिन हमें जो डेट बताई जाती है हम उसके हिसाब से आके कम्युनिकेट करते हैं। अब वो उन्होंने लेट किया, अब वो इत्तेफाक, वो मेरे क्या हुआ, डायरेक्ट ऑफिस में घुस गया, मेरा ऑफिस में डायरेक्ट आ गया, गणेश ने लगा के, वो इत्तेफाक से एंटर हुआ, तो उसने हमारे वाले साहब को देखा, अरे रुपये आपकी कंपनी है, वो फिर ठंडा हुआ, वरना उस दिन पूरा फड्डा तैयार था कि पता नहीं क्या उस टाइम होता। और वो जाहिर सी बात है मिस कमिटमेंट किसी और की होती है, कितनी दफ़ा हमारी भी गलतियाँ होती हैं, देखिए हम जाहिर सी बात है हम भी इंसान हैं सारे, हमारे लड़के भी, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। मेरा जो टेक है, मैंने अपना पूरा कस्टम टेक बनाया हुआ है, मैं हर चीज़, सही है, PHP लारावेल पे बना हुआ है, मैंने टिका के पैसे लगाए मैं अपने टैग पे, और आज भी लगाता हूँ। और वो इसीलिए लगाता हूँ कि मेरी चीज़ें इतनी ऑटोमेट हो जाएं कि काफ़ी हद तक इंसानों का काम मेरा सिस्टम करे, ताकि उसमें गलतियाँ कम से कम। और ऐसी बात है टाइम के साथ आप सीखते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अब जितना मुझे समझ आ रहा है आप ऑलमोस्ट एक पार्ट टाइम वकील हैं, पार्ट टाइम गैंगस्टर हैं ऑफ सॉर्ट्स। अब ये ई-कॉमर्स की दुनिया है पाकिस्तान की, इसके साथ ऑब्वियसली आई एम श्योर हुकूमत भी तंग करती होगी, ये भी एक अलग सिनेरियो है और इस पे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन फॉर आवर ऑडियंस, 50,000 रुपये का मैंने फ़ोन ख़रीदा, आप कितने पैसे बनाते हो उससे? यार ऑन एन एवरेज मैं एक फ़ोन अगर बात करूँ ना, तो फ़ोन पे मैं 1% से ऊपर पैसे नहीं बनाता, कभी कभी आधा पौना % भी बनाता हूँ, सही है, कभी कभी 25%, मतलब 25 पैसे भी बना लेता हूँ, 0.25%, सही है। तो ये अगर आप 50,000 का एक फ़ोन नॉर्मली देखें ना, तो मैं उस पर 300, 400, 500 रुपये बनाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं बना सकता। उसका रीज़न क्या होता है, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। फिर कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो VC फंडेड आ जाते हैं, सही है, वो पैसे गंदे करना शुरू कर देते हैं। अब नॉर्मली एक फ़ोन कोई भी है, मेरी प्राइस अगर 50,000 है तो 50,000 की रिटेल नहीं है, उसकी रिटेल प्राइस 56, 57, 58 होगी। हम काट के अंडर कटिंग करके स्लैश करके बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन इतने सिक्योर हो ही नहीं पाते हमारे। इसी वजह से जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज, फैशन है बहुत अच्छे मार्जिन हैं, हेल्थ केयर है बहुत अच्छा मार्जिन है, सही, और दूसरी कैटेगरीज है, होम एंड लिविंग है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, उसमें पैसे बहुत अच्छे बचते हैं हमें। इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर कम बचते हैं, और फोन्स में तो ना होने के बराबर बचते हैं। तो फ़ोन में ना होने के बराबर बढ़ते, विच इज़ दी बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स पाकिस्तान में जो बिकती है अब रेगुलरली, एटलीस्ट बिग टिकट आइटम्स में। फैशन में उसके अपने मसले, हुकूमत के साथ अपने मसले, वकालत भी आप कर रहे हैं, थोड़ी सी गैंगस्टर भी बन रहे हैं। मुझे बताइए सब करते क्यों हैं यार? अगर इतना मुश्किल है तो एंड गोल जस्टिफाई करता है इतनी ख्वारी? यार देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ ना, अल्लाह करवा रहा है मुझसे, मेरे भी क्या कमाल है, सही है। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, सही है। 100 में से शायद 2 लोग 3 लोग कर सकते हैं, तो अगर 2-3 लोगों में मैं हूँ तो वाई नॉट मैं यही काम करूँ जो कोई नहीं कर पा रहा, सही है। ये हुआ है लोगों के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान आए, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस स्टार्ट की, 6 महीने में 8 महीने में रैपअप कर गया कि ये पागल है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट प्लेसेस पैसे नहीं बनाती, सही, रियलिटी, हार्श रियलिटी है, मार्केट प्लेस पैसे नहीं बनाती। अब हम उसको किसी तरह सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सही है। हम इतनी सारी चीज़ों को फेस करते हैं, सही है। B2C में, खासकर B2C में इश्यूज आते हैं। मैं B2B भी करता हूँ, मैं रिटेल भी करता हूँ, मैं B2B भी करता हूँ, मैं सब करता हूँ, सही है। मैं उन जगहों से पैसे भी बनाता हूँ, सही है। और मैंने B2C है
बुरा है, अजाब है। गवर्नमेंट जैसे आपने बोला, गवर्नमेंट भी बहुत टिका के परेशान करती है। हालांकि मैं एज अ कंपनी 100% टैक्स देता हूँ। मैं सारे मतलब मैं EOBI VOBI सब भरता हूँ। प्रोफेशनल टैक्स होता है, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, सब भरता हूँ। इवन जनरेटर वाला आता है, जनरेटर वाले को भी पैसे देते हैं हम, गवर्नमेंट की चालान मत थे। तो हम हर चीज़ करते हैं। इसके बावजूद भी आपको इशूज़ आते हैं, लेकिन अगर हम उस इशू को हम हैंडल कर सकते हैं और हर कोई नहीं कर सकता ना, तो आई गेस ये सबसे बेस्ट जगह है मेरे लिए भी रहने के लिए कि यार मुझे पता है कि कोई भी आएगा ना, तो इसमें एंट्री जो बैरियर्स टू एंट्री है ना, वो बहुत बहुत हैवी है मार्केट प्लेस में। पहले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बैरियर्स आपने बना दिए गवर्नमेंट ने भी। इसके बाद जिस तरह का सेलर बेस है, जिस तरह के कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ जिस तरह की हैं, कोरियर है, सारे इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, प्लस इसमें आपको बहुत एक लंबी चौड़ी अमाउंट के साथ एंटर करना पड़ता है। तो ये इतनी अच्छी अच्छी जो वो है ना बैरियर्स हैं, उसकी वजह से मैं अगर इसको सर्वाइव कर गया हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि यार इस बैरियर्स के साथ मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो वाई नॉट मैं इसी में रहूँ और अपने आप को और अच्छा ग्रो करें। क्योंकि देखिए अभी आज पाकिस्तान में स्पेस है ना, सही है, एक ही पाकिस्तान में मार्केट प्लेस है बड़ी, सही है, जो कि दराज है, सही है, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस दराज है। उसके बाद अगर कोई रैंक करता है मार्केट प्लेस से, माशाल्लाह लोग टेलीमार्ट को रैंक करते हैं। इसका रीज़न भी ये कि तीसरी को मार्केट प्लेस ही नहीं है, सही है। तो आज इतना बड़ा स्पेस है, तो वाई नॉट हम इसी मैदान में खेलते रहें, सीख जाएंगे, खेलते खेलते खिलाड़ी बन जाएंगे। और जिस मैदान की आप बात कर रहे हैं, ये मैदान में अगर आप मुझे बताएं कि देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़ा एक क्रेज़ आया था, अमेज़ॉन पे जी अकाउंट बनाओ और पैसे बनाओ, चलें उस पर वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ मार्केट प्लेस, बहुत सारे मार्केट प्लेस में प्लेयर्स होते हैं ना, इस तरह हमने बात की, लॉजिस्टिक्स से लेके होल सेलर्स होते हैं, इस तरह होते हैं। Do you see a lot of future jobs, opportunities, businesses that come out of e-commerce in Pakistan? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ, जो पहली दफ़ा टेलीमार्ट पे लॉन्च हुए या पहली दफ़ा शायद दराज पे लॉन्च हुए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो दराज ने बनाए होंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो टेलीमार्ट ने बना के दिए हैं, सही है। हमने उनके हज़ारों प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। आज 1-2 ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो टेक में हैं और बहुत बड़े हो गए हैं, सही है। उन्होंने पहले 100 पीस मंगाए थे ना, 100 पीस वो टेलीमार्ट ने बेचे थे, सही है। और वहाँ से उनको एक मोटिवेशन मिली कि यार ये बिक सकता है, और टेलीमार्ट ने फिर उनके 1000 पीस भी बेचे, फिर उनके 1500 पीस भी बेचे। ऐसा ऐसा उनको समझ आया कि यार मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं मार्केट में ही बेचना शुरू करता हूँ, मैं और ऑनलाइन स्टोर्स पे भी बेचता। तो इस तरह जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब जाहिर सी बात है, एक वो फुल साइज बिजनेस बन गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल है 100-150 लोग काम करते होंगे आज उस कंपनी में। 100-150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली आज टेलीमार्ट की वजह से शायद, सही। तो वो जाहिर सी बात है मुस्तकिल। और जब भी सेलर आ रहे होते हैं, देखिए हर बंदा ऑनलाइन स्टोर नहीं बना सकता। मैं कहता हूँ मार्केट प्लेस तो छोड़ ही दें, नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर भी हर बंदा चला नहीं सकता, क्योंकि देखिए एक ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए मार्केटिंग पे अंधे पैसे लगते हैं, सही। छोटे छोटे ऑनलाइन स्टोर भी 10-10, 15-15 लाख की ऐड चला रहे हैं, सही है। इसके बाद क्या होता है, आप ऐड चलाने के पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोडक्ट बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे, फिर हर टाइम पैसे हैं कि नहीं है, फिर उसमें लॉसेस भी होते हैं, उसमें फिर इस तरह के उल्टे सीधे मसले भी आते हैं, कोरियर के, कस्टमर के। देखिए हर बंदा स्टैंड नहीं कर सकता कि आपके बारे में किसी ने भी बुरा लग दिया, सही है, और आपकी कंपनी वहीं पर खड़ी है। टेलीमार्ट अल्लाह का शुक्र है इतना पुराना नाम है तो वहीं खड़ा रहता है, सही है। दराज इतना पुराना नाम है तो वहीं खड़ा रहता है। किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर भी दी तो हम कहते हैं रिजॉल्व कर देंगे, क्या हो गया, सही है। थोड़ा बहुत नाम खराब होता है लेकिन हम वहीं स्टैंड करते हैं। छोटा ब्रांड मर जाता है, एक बड़ी कंप्लेन से मर जाता है वो, सही है। तो हम क्या कहते हैं, उन ब्रांड्स के लिए आसान क्या हो जाता है, वो मार्केट प्लेसेस पे आ जाते हैं। मेरे पास कोई भी आता है ना, मैं कहता हूँ आप एक वेबसाइट अपनी ज़रूर बनाओ, शॉपिफाई पे बनाओ, आपकी तो ज़िंदगी आसान है, सही है। हम लोग जैसे प्लेयर्स तो शॉपिफाई पे नहीं चल सकते ना, हम तो कस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं। हम कहते हैं शॉपिफाई पे प्लेटफॉर्म बनाओ, एक प्लेटफॉर्म लो, वेबसाइट बनाओ, इसके बाद सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, टेलीमार्ट पे भी लिस्ट करो, दराज पे भी लिस्ट करो। हम दोनों से हम तुम लोगों को ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ला के देंगे, सही है, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह ट्रैफिक है, मिलियंस का ट्रैफिक आता है हम सब पे। अब जब हमारे पे ट्रैफिक आ रहा है, हम आपको ऑर्डर ला के देंगे। हम आपको जो ऑर्डर ला के दें, जो पैसे बने ना, वो अपनी वेबसाइट पे खर्च करना, अपनी मार्केटिंग पे, अपने फेसबुक पे, हर जगह खर्च करना, ताकि तुम पैरेलल ग्रो करना शुरू करो, ब्रांड बनाओ। तो इस तरह आप ग्रो करना चाहें तो बड़ा आसान है ग्रो करना। छोटे छोटे ब्रांड मैंने देखे यार, मैंने उसके 20-20, 25-25 हज़ार यूनिट माशाल्लाह साल के बेचे। 20-25 हज़ार यूनिट अगर एक ब्रांड का आप बेचना शुरू कर दो साल का, तो आप सोचें क्या बन जाएगा फिर वो, जिसको कोई नहीं जानता था, अगले साल उसका 25,000 यूनिट बिक रहा है या 20,000 यूनिट बिक रहा है। तो वो इस तरह बिल्डअप हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी नीयत पे प्लस आपकी मेहनत। और मार्केट प्लेसेस के बाद देखिए, मैं कहता हूँ हमेशा एज बिजनेस ओनर या एज कैटेगरी लीड्स भी हमारे पास टाइम नहीं होता। आपका काम होता है एज वेंडर कि आप पूरा दिन हमें पिंच करें कि यार मेरा बैनर लगा दो, यार मेरा फ्रंट पे ले आओ प्रोडक्ट, यार मेरा ये कर दो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सेलर्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। आप तो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, जो कि 4 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे। आप ज़्यादा सोचें अपने प्रोडक्ट के बारे में, और आप हमारे चैनल को यूटिलाइज करें अपनी सेल्स ड्राइव करने के लिए। मेक सेंस।
चलें सर, मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू फॉर दैट। एक आखिरी सवाल है जो कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस है। यार मैं वैसे इस्लामाबाद में पला बड़ा हूँ, तो हमारे लिए मेमन कम्युनिटी जो है ना, एक सुनने में ही आती है। यार ये क्या है मेमन कम्युनिटी में और धंधे का कोई इनकी कोई जीन्स, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जूस हैं, तो दुनिया में जूस पता नहीं कोई जो जू पैदा होता है उसकी IQ बहुत हाई होती है और कहीं से पैसा बनाना आता है उसे। हमारे पाकिस्तान में मेमनों के बारे में कहते हैं ये क्या कोई आप क्योंकि खुद मेमन है और आप धंधा कर रहे हो और आप पैसा बना रहे हो और आप काफ़ी यंग है माशाल्लाह एज वेल, क्या सीन है यार इसका? ये तो देखिए, मेमनों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सही है। मेमन जितने भी हैं ना आज जो आपको पाकिस्तान में दिखते हैं, सही है, वो नियरली ऑल सारे के सारे इंडिया से आए, सही है। मेमन सारे इंडिया के थे, पाकिस्तान आके शिफ्ट हुए हैं, सही है। जब पाकिस्तान बना, सारे मेमनों ने बोला यार पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान आएंगे, सही है। हम सारे लोग पाकिस्तान आए, तो हम सारे माइग्रेटेड हैं। हमारे दादा नानी सब ने हम लोगों को यही कहानियाँ सुनाई कि हम पाकिस्तान से आते थे, ट्रेन में आते थे, लोग कट जाते थे, मर जाते। तो वो और वहाँ पे भी हुआ कि वो गुजरात के आसपास ही हैं मेमन सारे, सही। तो गुजराती मेमन्स बड़े क्लोज हैं। इंडिया में भी आपने सुना होगा गुजराती धंधे वाले होते हैं, सही है। आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, तो एक गुजराती जज भी हैं, तो वो भी ये कहते हैं धंधे वाले हैं तो सारे, सही। तो होता ये कि जिस तरह वहाँ पे गुजरात में हमेशा से रहा है ना एक जीन्स में कि यार हम कहते हैं ठेला हो अपना हो, सही है, क्योंकि अपना ठेला ग्रो कर सकता है। दूसरे के ठेले पे काम करोगे तो पैसे शायद थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन आप कभी भी सारी ज़िंदगी एक पैरालाइज रहेंगे आप, सही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जॉब्स बुरी हैं, सही है। इसका मतलब ये होता है कि हर बंदे एक कल्चर बना दिया गया मेमन्स में। ऐसा नहीं है कि हर मेमन आपको पता है पैसे बना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जिस टाइम पे मेमन स्टेप इन किया ना बिजनेस में, और जो उन्होंने गेम सेट की और जिस लेवल पे सेट की, अगर आप बिकॉज़ दे टेक केयर ऑफ ईच अदर एज़ वेल, ये एक फैक्टर है कि मेमन कम्युनिटी एक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, नो डाउट, सही है। उनमें चैरिटी लेवल बहुत बहुत मतलब एक्सटेंसिव। अगर आप मेमन है, आपने बोला फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं एक कम्युनिटी है, मेमन्स में भी अलग अलग कम्युनिटी है। सबसे टॉप पे होती है बाटवा कम्युनिटी, सही। मैं बाटवा मेमन हूँ, सही। अब बाटवा मेमन वाले क्या करें, टॉप पे क्यों होती है? पैसे वाले ज़्यादा हैं, सर ये वाला है, सही है। अब तो पैसे वाले ज़्यादा हैं, पुराने सारे बिजनेस टाइकून्स। अब आप जैसे एंग्रो वाले देखते हैं तो वो भी बाटवे वाले हैं, गुल अहमद वाले, अलकरम, ऐसे सारे उस तरह एक जोन है, सही, बोनांजा वाले। तो अब हुआ क्या कि इन सब ने जो कारोबार उस टाइम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इस टाइम पे कारोबार हो नहीं रहे थे। सर आदम जी बड़े मशहूर है मेमनों में, लोग कहते थे सर आदम जी पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने कायदे आज़म को ब्लैंक चेक दिया था, विच मीन्स कि उनके पास पैसा इतना था कि वो ब्लैंक चेक दे सकते हैं ना, सही। और नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता। तो वो पैसा एक जीन्स में था, प्लस उनको एक चीज़ है कि मेमन्स जो है ना वो प्लेयर्स होते हैं, सही है। कारोबार प्लेयर्स का काम है। प्लस देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक चीज़ नॉर्मल माशरे में गलत बिल्डअप हुई होती है कि यार रिस्क टेकिंग इज़ बिजनेस। बिजनेस इज़ नॉट रिस्क टेकिंग, बिजनेस इज़ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। मेमन कैलकुलेट करता है। मेरे आप ऑफिस में भी आएंगे ना तो आपको टेबल पे इतना बड़ा कैलकुलेटर मिलेगा, किराना स्टोर वाला, सही है। तो मेमन हमेशा कैलकुलेट करता है, सही है। अब जब पैसे आपके हैं, आपको पता है मुझे बड़े किस तरह करने हैं, आप खेलेंगे यार, यहाँ बड़े हो सकते हैं, वहाँ बड़े। पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में जितनी प्रॉपर्टी का स्पाइक है मेमनों की वजह से, सही है। बहरिया ने बोला बहरिया स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे मेमन पहुँच गए, पैसे खुले पड़े थे, ये भी ले लो ये भी ले लो। 60 लाख रुपए जो चीज़ स्टार्ट होती है, 50 लाख स्टार्ट होती है, वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ पर पहुँच जाती है। कि मेमन तकरीबन मेमनों ने इतना पैसा दुबई में डाला, जो दुबई का आपने बबल देखा था उसमें तकरीबन मेमनों का पैसा था, आपको पता है बात क्योंकि इतना पैसा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने राइटली इन्वेस्ट किया, प्लस वो अपनी जनरेशन को जिस तरह बिल्डअप कर रहे हैं, सही है। अब आपको पता है दवागो जो है, सही है, दवागो जो है वो गैट्रॉन फैमिली का है, गैट्रॉन वाले बोनांजा वाले, सही है। ये लोग क्या करते हैं, और मेमनों में हमेशा मैंने एक चीज़ देखी और ये होनी चाहिए, सही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़, कि पुराना बिजनेस चल रहा है, अब बाप और भाई जो है वो कोई बिजनेस चला रहे थे, सही है। उन्होंने बोला यार अब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब बच्चे आना शुरू, बच्चे बड़े हो गए सबके, अब बाप और भाइयों में तो आपस में बनती है, हो सकता है बच्चों में ना बने, होता है ना, माइंडसेट है, यंग ब्लड है, किसी बात पे लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, अब बिजनेस खराब हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं आपको पता है मेमन्स, वो कहते हैं कि यार एक काम करो, ये लो पैसे, अपना कारोबार स्टार्ट करो। ये मैंने सुना है, सही है, इसमें नहीं आना, ये वाला खराब नहीं करना जो पैसे कमा के दे रहा है, अपना कारोबार, अपना करो, सही है। दवा को भी इस तरह खुला है, इस तरह और बहुत सारे बिजनेस थे जो इस तरह खुले हैं, सही है। अब एक आपको लगता है डैनी एक फैमिली है, डैनी वाले जो डैनी ऑडियोनिक, अभी जीरो भी जो इनका लॉन्च हुआ, जीरो भी इनका ही प्रोडक्ट है, सही है। फिर बिल्डर भी ये बन गए, फिर मिडिल ईस्ट में भी काम कर, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे बच्चों को अलग अलग जगहों पे बैठा दिया, सही है। सारे बच्चे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है कि किसी तरह अब हो क्या रहा है सबके, और माइंडसेट क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ हैं, वो भी गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स की मार्केट में गुडविल भी है, उस गुडविल को उनको पता है यूटिलाइज किस तरह करना है। तो मेमन इस तरह रिवॉल्व करता जा रहा है। प्लस अब इस तरह जो आप अगर आप देख रहे हैं ना, तो आज की जनरेशन जो है, सही, अब मैं हूँ, सही, मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेमन टेक में नहीं है, कम है, सही है।
हालांकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके CEOs मेमन है, सही है। आप अगर अभी दराज भी देखते हैं तो दराज का MD मेमन, सही है। येवो का हेड जो था वो भी मेमन था, सही है। टेलीमार्ट मेमन, आई शॉपिंग मेमन, सही है। तो इस तरह मेमन्स बहुत सारे हैं यूँ देखें तो, लेकिन शायद वो एक ओनरशिप नहीं है, बना नहीं पा रहे एक लंबी चौड़ी गेम। लेकिन अब क्या है कि अब जिस तरह मेमन इस तरह आप आ रहे हैं इस फील्ड में, टेक में, आपको अनकरीब ये दिखेगा कि मेमन टेक पे भी डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। और इसका रीज़न ये नहीं है, मैं मुझे कोई आके कहे ना कि यार वो इंटरव्यू में भी कह देता है मैं मेमन हूँ, तो मैं कहता हूँ तो सही है। तो मेरी बायसनेस मेमन, मेरे ख्याल ऑफिस में शायद 2 या 3 मेमन होंगे, सही है। मैं उस बिहाफ पे नहीं रखता, मैं सिर्फ कहता हूँ कॉम्पिटेंट लोग हो मेरे पास काम करेंगे। लेकिन मेमन कोशिश ये कर रहा होता है कि मेरे पास जो 2-3 लड़के भी हैं ना, वो मुझे ये पता है कि पार्ट टाइम नौकरी, इनकी नौकरी के बाद जाते हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो पूरा दिन ये सोचते हैं कि मुझे आगे का देखना है। तकरीबन लोग करंट सिनेरियो में रह रहे होते हैं, प्रेजेंट में, कि मैं आज की नीड्स कैसे फुलफिल करूँ। मेमन कहता है पेट काट के जो है ना पैसे थोड़े बचा लूँ कि मैं कुछ कारोबार स्टार्ट करूँ। तो इस वजह से जाहिर सी बात है उनके लिए एक बड़ा हो गया। प्लस इतने सारे जो लोग कम्युनिटी के मिल गए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये तो पूरा मेमन चलाते हैं। आज से नहीं, ये मेरे ख्याल है 2 डेकेड से सिर्फ जितने प्रेसिडेंट आते हैं, जो भी आते हैं, उनके पीछे जो पूरी बैकबोन चला रही है, जो पूरा वो चलाते हैं, जो ग्रुप है, बिजनेसमैन ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, सब मेमन हैं, सही है। तो वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं आज, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अगर वो अगली जनरेशन को नहीं सिखाएंगे तो टेक जिस स्पीड से, क्योंकि देखें किसी मेमन के पास आज भी मैं आपको कहता हूँ इतना पैसा नहीं है कि वो बोले कि यार मैं बाजार जैसी कंपनी बनाऊँ, 100-125 मिलियन डाल दूँ, एयरलिफ्ट जैसे 100-125 मिलियन डाल के उड़ा दूँ। नहीं है किसी के पास, उड़ाने के लिए पैसा नहीं किसी के पास, लगाने के लिए पैसा है। तो अब वो उड़ाने वाला जो जोन है ना, उसमें अब मेमन्स कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जोन में आएँ कि हम देखें, दिल पे ज़रा पत्थर रखें और कोशिश करें कि पैसे उड़ा के भी देखें, शायद हम टेक में भी कुछ अच्छा कर जाए। और सॉफ्टवेयर हाउसेज चलाने बड़े से बड़े, आसिफ पीर जो है मेमन है, सही। हमारे तो फैमिली वो है टर्म्स एंड से, तो वो भी मेमन है। तो इस तरह और बहुत सारे बड़े बड़े आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज मेमन चलाते हैं। सर वेंचर कैपिटल क्या रेज करना है आप मेमन कम्युनिटी में? आप उनको बोलें कि यार 100 मेमन इकट्ठे करें, जिस तरह एयर से नहीं बनी थी, उस तरह आप 100 करोड़ ले और वह खत्म करें। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ एयर सियाल से, बहुत इम्प्रेस, सही है। नो डाउट, अनडाउटेडली बहुत तबाही काम कर रहे हैं। अभी मैं एयर सियाल में आया, सही है। तो जिस लेवल की, और आप सोचिए ना, उन्होंने खुद स्टेप अप किया ना कि भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बोला हम अपनी एयरलाइन बनाएंगे, अपना एयरपोर्ट बनाएंगे। तो ये इस तरह कौन करता है कराची में भी लोग। तो ये है कि आपको गेम थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब हमारे केस में मैंने बोला यार पैसे रेस करने मुझे, मैं मेमन्स की तरफ क्यों नहीं गया कि मैं ये नहीं चाहता कि एक सेठिया, मेरी कंपनी में सेठिया मेंटालिटी नहीं है। मैं उसको बिल्कुल नहीं समझता, मुझे समझ नहीं आती। अभी आप यहाँ बैठा हूँ, 2 दिन बैठूँ मैं यहाँ पे, कल भी हूँ यहाँ पे, तो मेरी कंपनी चल रही है। अगर मैं सेठ हूँ तो मेरे सर पे ही सारी चीज़ें चल रही होंगी और आप ग्रो नहीं कर पाते। मेमन्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी हुआ है ना, वो ये हो जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं, लेकिन वो एक सेठिया कल्चर की वजह से एक पॉइंट पे आके चोक हो जाता है, बॉटलनेक हो जाता है, सही है। अब वो क्या, आज उनकी जनरेशन समझ रही है। मैं कुछ ऐसे मेमन फैमिलीज को जानता हूँ, बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, सारे बच्चे बाहर से पढ़ेंगे, जब बाहर से पढ़ के आएंगे पहले 2 साल नौकरी करेंगे, अपने बलबूते पे, अपनी डिग्री के बलबूते पे नौकरी करेंगे। जब 2 साल नौकरी करेंगे ना, फिर वो इस लायक है कि वो कंपनी में आ सकता है। वो इसलिए ताकि वो एक पूरे समझ जाए उसको, सिनेरियो को, एम्प्लॉय की सोच भी समझ जाता है वो। उसको पता है कि काम करना कितना मुश्किल है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लोगों को ट्रीट किस तरह करना चाहिए। तो वो एक पूरा इस तरह जनरेशन को बिल्ड किए जा रहे हैं और अच्छा आज करेंगे। और मैं कहता हूँ सिर्फ मेमन नहीं, हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेमन का, मैं कहता हूँ चांद से आए हुए, सही है। मेमन भी उसी तरह सोचते हैं, वही खाने खाते हैं, सबका एक ही अल्लाह है। तो अगर हम अच्छी नीयत से काम करें तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। और ख़ासकर मेमन में सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी, मैं उस पर एंड करूँगा कि हमें हमेशा लोग कहते हैं यार पैसे कहीं डालें, तो आप पहली सोची होती है ना, मैं यार यहाँ पैसे डालूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, इस हिसाब से आप पैसे डालते हैं। मेमन ने एक चीज़ हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, एक हमेशा तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेमन कहता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट में होती है रिटर्न, जो कि मुझे चाहिए सिक्योर। वो कहता है यार मैं अल्लाह के कामों में इन्वेस्ट करता हूँ, चैरिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ से अल्लाह मुझे गारंटीड रिटर्न देगा, यहाँ तो लॉस हो ही नहीं सकता, सही है। तो वो जो आप अगर आज इस वक्त कोई भी बड़े से बड़ा चैरिटी इदारा उठा लें पूरे पाकिस्तान का, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल उठा लें, आप सैलानी उठा लें, आप JDC उठा लें, आलमगीर उठा लें, उन सब के एधी फाउंडेशन उठा लें, इन सब के सारे से जितने भी बड़े डोनर हैं ना, सारे मेमन हैं। मैं लोगों को जानता हूँ वो 1-1 साल की 2-2 अरब रुपए की चैरिटी करते हैं। 2 अरब रुपए की चैरिटी एक बंदा करता है, सही है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे अल्लाह देगा,
सही है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि जिन लोगों पे वो इन्वेस्ट होगा उनकी दुआओं से मेरा, तो मेमन हमेशा दुआओं से चलता है और अल्लाह के कमाल से चलता है, क्योंकि उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की होती है। उसका रिटर्न अच्छा उसका आ रहा रिटर्न है। अच्छा है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, बड़ा एंजॉय किया मैंने। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉयड द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड we'll see you for the next podcast.